Hello everyone, and once again, welcome to ID Point. See, today we are starting a new topic, that is analysis of relative motion. So see here, let me ask you one simple question. अगर मैं आपसे पूछूं, क्या रिलेटिव मोशन हमारे लिए कोई नया टॉपिक है? आंसर इज नो. क्योंकि बच्चों मैंने फर्स्ट क्लास में ही तुम लोग को बता दिया था. क्या बताया था? रिकॉल करो. मैंने ये बताया था कि मोशन तुम्हारा एब्सोल्यूट नहीं होता, मोशन तुम्हारा रिलेटिव टर्म होता है. रिलेटिव टर्म मींस वेदर एनी बॉडी इज प्रेजेंट एट ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन. एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर. So first and foremost thing is motion is not absolute, it's a relative term. Okay, so motion is always relative. अब यहां पे देखो बच्चों, बेसिकली यहां पे रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, ध्यान देना. कई बार ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है. व्हाई? क्योंकि अभी तक जितने भी हमने मोशन ऑब्जर्व किए थे उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या था? 1. Till now we have observed a single particle's motion. What happens if in the problems there are more than two bodies? If there are more than two bodies, in that case, relative motion analysis is very useful. कैसे हम अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले तो बच्चों आप लोग बेसिक से देखते हैं. अगर मैं कहूं what do you understand by relative motion? Simply analysis of motion of one body. क्या कहा मैंने? Analysis of the motion of one body with respect to another body, which means कि simply बच्चों हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? हम लोग यहां पे कर रहे हैं कंपैरिजन. तो रिलेटिव मोशन का फंडा कहां पे यूजफुल है? पॉइंट नंबर 1, इफ देयर आर टू और मोर देन टू बॉडीज मूविंग, in that particular scenario we can apply relative motion concept. चलो पहला फंडा तो क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट थिंग देखो, एक बॉडी के मोशन को हम दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ध्यान से समझना. सबसे पहले तो थ्योरेटिकल में मैं बताऊंगा, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, और उसके बाद हम जाएंगे शॉर्टकट के ऊपर. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सबसे पहले मैंने क्या बताया, अगर रिलेटिव मोशन को बच्चों समझना है तो 100% देयर विल बी टू बॉडीज. ओके, लेट अस अज्यूम वी हैव टू पर्सन. फर्स्ट पर्सन नेम is obviously all of you know the name of the person is Mr. A, and we have another person and the name of this person is Mr. पॉसिबिलिटी बेटा मोशन की क्या है? कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग इज पॉसिबल. हो सकता है ए के पास वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, बी के पास वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो. इट इज पॉसिबल मिस्टर ए इज मूविंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन as well as Mr. B is also moving in a specific direction. Various possibilities are there. तो यहां पे अगर मैं कहूं velocity of A with respect to B, now try to understand this term. Once I write down velocity of A with respect to B, now what does it stand for? Velocity of A, सबसे पहले ध्यान दो, हम इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे? We will call it velocity of A with respect to B. क्लियर हो गया? हमेशा बच्चों ध्यान देना, जो भी फर्स्ट टर्म होगा इट्स ऑलवेज मूविंग ऑब्जेक्ट, विच मीन्स दिस फर्स्ट टर्म A जब हम ये लिखेंगे तो जो A हमारा हो जाएगा इट विल बी कंसिडर्ड एज मूविंग ऑब्जेक्ट. एंड व्हाट अबाउट B? जब हम B की बात करते हैं तो B एक्ट्स अ ऑब्जर्वर. अब इसका डिटेल में मीनिंग मैं थोड़ी देर में तुम लोगों को बताने वाला हूं, बट फर्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड VAB. व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? A means moving object and B means observer, and always remember observer is always stationary. जब भी आप कहेंगे VAB तो इसको सिंपली हम समझ सकते हैं A is moving object and B is our observer, and observer is always stationary. तो इसका मतलब क्या हुआ? A के मोशन को कौन ऑब्जर्व करेगा? B. Got it? Once motion starts, it simply means A is moving and B is the observer, means B is observing the motion of A. So I hope यहां तक आपको क्लियर हो गया.
अब इसको हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ध्यान देना बच्चों, रिलेटिव मोशन बहुत ही सिंपल है, जो फंडे और ट्रिक्स में बताने वाला हूं उससे आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएंगे, बट थोड़ी सी थ्योरी हम लोग पहले वर्कआउट कर लेते हैं। यहां पर ध्यान दो, VAB का मतलब क्या होता है? इट मींस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ प्लस वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू बी। अब बच्चों इसका मतलब क्या हुआ वो भी थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले देखो VAB का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू बी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड what I told you. I told you there are two bodies, there are two persons, A and B, and both of them are moving. They can move with any XYZ velocity, and they can move in any XYZ direction. So that's why हम एक जनरल टर्म लेकर के चल रहे हैं, velocity of A with respect to Earth. Now what does it mean? सपोज करें ए जो है वो किस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है? अर्थ के ऊपर, ओके। और हमें अपने को पहले से ही पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो सपोज इफ आई चेंज द डायरेक्शन, इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, व्हाट यू हैव टू सपोज, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई अ नेगेटिव साइन ओवर देयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे बच्चों ध्यान दो, कल मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो बताया था, अगर एक बॉडी प्लस एक्स में जा रही है, सपोज द वेलोसिटी इज v, इसकी वेलोसिटी को हम क्या कंसीडर करते थे? यस, इसकी वेलोसिटी को हम कंसीडर करते थे पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, देन इंस्टेड ऑफ प्लस एक्स द बॉडी इज गोइंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन। और अगर बॉडी तुम्हारी माइनस एक्स में जा रही है तो हम इसको प्लस v की जगह क्या लिखेंगे? माइनस v। इन द सेम वे द सेम एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज फॉलोइंग। We can write down velocity of A with respect to Earth and see here if I change the direction. Right now it is directed from Earth to B. If I change the direction, it will be minus B to Earth. Now, generally Earth को हम लोग mention नहीं करते। हमेशा ध्यान दें, अगर VAB का एक्सप्रेशन तुम लोग लिखते हो and the second body is Earth, तो अर्थ को जनरली हम लोग मेंशन नहीं करते। सो व्हाट आई विल राइट डाउन आवर फाइनल फॉर्मूला। रिमेंबर, टू बॉडीज आर मूविंग, फर्स्ट बॉडी इज ए एंड सेकेंड बॉडी इज बी। सो आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला एज VA minus VB एंड दिस विल बी आवर फाइनल फॉर्मूला। कौन सी वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी, which means simply A is our moving body and B is observer. Clear? So in this case I can say A अपना मूव कर रहा है and B will be observer, means B will remain stationary. चलो बच्चों, अब थ्योरी बहुत हो गई। जब तक आप रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको 100% ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। So directly without wasting time, let's come back to numericals. चलो, यहां पे हम लोग एक न्यूमेरिकल बच्चों कंसीडर करते हैं। Situation is like this. Once again, there are two persons. Okay, let's take. It's always Mr. A and Mr. B, and we are getting a little bit bored. So let's have a little bit change. And what will be the change? Let us assume there are two girls. One is Sita. And another one is Geeta. Try to understand. Two girls. Okay, something like this. Okay, something like this. And both the girls are moving towards each other. As you can see, both the girls are moving towards each other. चलो बच्चों, हम लोग ये assume कर लेते हैं कि जो सीता है वो गीता की तरफ जा रही है। सीता is moving towards Geeta, having velocity 10 meter per second, and Geeta is moving towards Sita having velocity 20 meter per second. First of all, this is our first question, and what is the question? Sita is moving towards Geeta with velocity 10 meter per second, and Geeta is moving towards Sita with velocity 20 meter per second. What we are supposed to calculate in A part,
this will be calculate velocity of Sita observed by Geeta. This is our first part. ओके बच्चों, सेकेंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं. कैलकुलेट velocity of Geeta observed by Sita. Okay. Let's take one more condition. Let us assume the distance between them is 300 meters. Okay. So guys, what will happen if Sita is moving towards Geeta with velocity 10 meter per second and Geeta is moving towards Sita with velocity 20 meter per second? So after some time, what will happen? Both of them will collide with each other. So let's take C part. Calculate after what time they will collide. Okay, they will collide with each other. Means we have to calculate after how much time they will collide with each other. So let's try to understand and analyze this situation. यहां पर देखो बच्चों ध्यान से. ओके, सो रिलेटिव मोशन के बेसिक्स हमने समझ लिए. अब एक एक करके सारे पार्ट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. सबसे पहले देखो ए पार्ट. ए पार्ट हमसे क्या कहा जा रहा है? कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ सीता ऑब्जर्व बाय गीता. व्हाट डज इट मीन? फोकस एट द वर्ड्स. वेलोसिटी ऑफ सीता विच सिंपली मीन्स सीता इज मूविंग, है ना. यहां पे देखो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ सीता विच मीन्स सीता इज मूविंग. So if Sita is moving, we have to calculate velocity of Sita, which means Sita is our moving object. Next, focus at the language. Observed by whom? Geeta. So who is the observer? It's very obvious that observer is Geeta. So in the nutshell, what I can say, in A part, the question asked velocity of Sita, which means Sita is the moving object and Geeta is the observer. So what do? Once you write down VAB, what does it implicate? It implicates A is moving object, B is observer. Here Sita is moving object and Geeta is observer. So what I can say, we have to calculate velocity of Sita observed by Geeta, which means simply I have to calculate VSG. Okay. So before coming at this particular question, see here, कई बार मेरे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है. When I ask this question, they usually answer in this manner. Once I say, what is the velocity of Sita observed by Geeta? They immediately answer, sir, जब गीता जो है, जब सीता को देखेगी तो सीता उसे 10 मीटर पर सेकंड से मूव करते हुए दिखाई देगी. इन द सेम वे सीता जब गीता को देखेगी तो गीता विल अपीयर टू बी मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है बच्चों? ये ध्यान से देखना. इनकी जो वेलोसिटी है सीता एंड गीता की 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से इनको मूव करता हुआ कौन देख रहा है? बेसिकली दिस वेलोसिटी is seen by an observer which is present upon earth, a third party observer. Who is the third party observer? Us, right? We are the third party observer. सीता को जब मैं देखूंगा, I can see सीता is moving with 10 meter per second. जब मैं गीता को देखूंगा, गीता is moving with 20 meter per second. But once they see each other, then उनकी वेलोसिटी 10 एंड 20 मीटर पर सेकेंड नहीं होगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्या ऐसा कोई फिजिकल एग्जांपल हमने देखा है? बिल्कुल देखा है बच्चों. आई होप ऑल ऑफ यू हैव ट्रेवल्ड इन इंडियन रेलवेज, है ना बच्चों. तो याद करो वो इंसिडेंट जब
दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, याद है? आपकी ट्रेन अगर प्लस एक्स में जा रही है, सडनली ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रेन आती है, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमें लगता है कि यार वो ट्रेन हमारी ट्रेन को क्या कर चुकी है, क्रॉस कर चुकी है. मीन्स इट अपीयर्स दैट द सेकेंड ट्रेन इज मूविंग with much more velocity in comparison to our train. Why? Due to the application of relative motion. कैसे होता है बच्चों, वो इस एग्जांपल में मैं तुम लोग को शो करने वाला हूं. लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी आप लाइफ में देख चुके हैं. एक और एग्जांपल बताता हूं. सपोज करो यू वेंट टू अ मॉल फॉर शॉपिंग या घूमने के लिए, वट एवर इज द रीजन. तो बेटा जब तुम मॉल में जाते हो, किसी भी XYZ मॉल में जाओ, तो वहां पे क्या देखा होगा, एस्केलेटर लगे होते हैं. ठीक है, अब एज्यूम करो एक एस्केलेटर तुम्हारा ऊपर जा रहा है और तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, यार एस्केलेटर, इफ द एस्केलेटर इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, व्हाई आर यू मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? आंसर इज मेरी मर्जी है ना बच्चों, आई कैन डू एनीथिंग, राइट? So what I am doing, escalator is moving in upward direction and I am trying to move in downward direction. What will happen? नीचे आने में to reach the floor जो time consume होगा वो काफी ज्यादा होगा. Now scenario number 2, suppose elevator is moving in upward direction and I am also moving in upward direction. What will happen? जनरली आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर एलिवेटर मेरा ऊपर जा रहा है और मैं भी एलिवेटर के ऊपर जा रहा हूं, तो मुझे अपर फ्लोर तक जाने में जो लगने वाला टाइम होगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस. व्हाट हैपेंस? वंस अगेन एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव मोशन. In first case, when escalator was going in downward direction and you were going in upward direction, your net velocity reduces. But in second case, when both of you are moving in same direction, your net velocity increases. So if net velocity decreases, time taken will be more, and if net velocity increases, time taken will be less. ये प्रैक्टिकल करके आप किसी भी मॉल में जाएं और इसे आप प्रैक्टिकल वे में ऑब्जर्व कर सकते हैं. फिलहाल इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बच्चों वापस आते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो पॉइंट नंबर 1, when Sita observes Geeta and Geeta observes Sita, क्या उन्हें एक दूसरे की वेलोसिटी 10 और 20 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगी? यस, आंसर इज एब्सोल्युटली नो. This 10 meter per second and 20 meter per second velocity is observed by a person who is standing on earth. For example, us. We are seeing the velocity of Sita and Geeta 10 and 20 meter per second. Okay? So in first case, calculate velocity of Sita observed by Geeta. अच्छा, एक शॉर्टकट भी बच्चों तुम लोगों को बताता हूं मैं, ध्यान से समझना. हमेशा याद रखना, इन जनरल जो बॉडी जिस सरफेस के ऊपर मूव कर रही है उस बॉडी की वेलोसिटी उसी सरफेस के रिस्पेक्ट में होती है. सी हियर, सीता इज मूविंग ऑन अर्थ. So in general, velocity of Sita is with respect to Earth. Geeta is moving upon Earth. So in general, velocity of Geeta will also be with respect to Earth. So what we can say, velocity of Sita with respect to Earth. And I told you, Earth को बार-बार represent करने की जरूरत नहीं है. So I can say equals to velocity of Sita, and that will be taken as 10 meter per second. Clear? Now let's talk about Geeta. If I say velocity of Geeta with respect to Earth, why I am telling you with respect to Earth? Because both of them are moving on the surface of Earth. So velocity of Geeta with respect to Earth, that will be 20 meter per second. Is it right? There is a minor mistake. And what is that mistake? Remember, यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स एरर करते हैं. क्या मिस्टेक हुई बच्चों? Velocity is a vector quantity, and vector quantity always have direction. So that's why Sita was moving in plus x direction. That's why velocity was positive. Geeta is moving in minus x direction. That's why we have to substitute
a negative sign over there. Clear? Okay. Now let's come back to the problem. The question was, calculate the velocity of Sita observed by Geeta. Means we have to calculate velocity of Sita observed by Geeta. बच्चों फॉर्मूला अपने को पहले से ही पता है. VAB की वैल्यू वहां से देखे कितनी आई थी. VAB was VA minus VB. Clear? Simple. Then in the same way, what will be the value of VSD? It will be VS minus VG. Simple. Which means VSG VS. What is the velocity of Sita? Velocity of Sita is plus 10 minus. What is the velocity of Geeta? Velocity of Geeta is minus 20. 10 minus of minus 20 and it comes out to be 30 meter per second. Clear? Now see and try to understand this section. Velocity of Sita observed by Geeta comes out to be 30 meter per second. What does it mean? अगर मैं एक डायग्राम बना करके इसको समझता हूं. See here, who is the moving object? Sita. So in this case, Sita is moving. Sita is moving. Okay. What is the velocity? 30 meter per second. Remember, I asked you a question. क्या पूछा था बच्चों मैंने? अगर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो हमें ऐसा क्यों फील होता है कि जो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द ट्रेन इन विच वी आर ट्रेवलिंग. The reason is this. See here, VSG, Sita is moving object, and if I talk about Geeta, okay, Geeta is observer. This is moving object. ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये क्लास समझ में आ गई, रिलेटिव मोशन में फिर कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सीता मूविंग ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकेंड. चलो यार गीता की बात कर लेते हैं बच्चों. गीता क्या है? ऑब्जर्वर. रिमेंबर, गीता इज ऑब्जर्वर एंड ऑलवेज ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट. सो वी कैन से गीता इज ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ सीता, और सीता जो है वो गीता को कितनी वेलोसिटी से आती हुई अपीयर होगी? 30 मीटर पर सेकेंड. व्हाट डज इट मीन? लेट्स सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अब इस पॉइंट को बेटा ध्यान से समझना. दो बॉडीज है, एक सीता है और गीता है. मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हो गया और अर्थ से जब मैं सीता और गीता दोनों को देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि सीता इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड बट गीता इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड. when I am the observer means simply you are watching the motion from earth. But जब गीता सीता को ऑब्जर्व करेगी तो सीता उसे कितनी वेलोसिटी से मूव करती हुई दिखाई देगी? 30 मीटर पर सेकेंड. एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है सीता की? 10 मीटर पर सेकेंड. बट जब गीता इसको देखेगी तो गीता उसकी वेलोसिटी कितनी ऑब्जर्व करेगी? 30 मीटर पर सेकेंड. एंड दिस इज द रीजन व्हाई वंस यू सी अनदर ट्रेन क्रॉसिंग योर ट्रेन फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, हमें ये अपीयर होता है कि जो सेकेंड ट्रेन है उसकी वेलोसिटी फर्स्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है. क्लियर? सो आई होप ए पार्ट तुम लोग को समझ में आ गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन. सी हियर. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में बच्चों क्या हो रहा है? फोकस. इन बी पार्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन? Calculate velocity of Geeta observed by Sita. Whose velocity? Geeta's velocity. Whose velocity? Geeta's velocity. So who is the moving object? Geeta is our moving object. And who is observer? Observer is Sita. So in this case, if observer is Sita, तो बच्चों हम क्या कहेंगे? सीता अपनी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी stationary. Means its velocity is 0. Because right now it's observing the motion. Clear? And moving object इस केस में कौन होगा? In this particular case, Geeta will be our moving object. Now next question arises,
What will be the velocity of theta? Let's try to understand. Means दो चीजें तो बच्चों क्लियर हो गई. Calculate the velocity of theta. Means we have to calculate velocity of theta. Observed by theta. Observed by theta. So we have to calculate velocity of theta observed by theta. How to write it down? Simple beta. Once again, I will write it down Vg minus Vs. सिमिलर फॉर्मूला जो कि हमने पहले भी देखा था. ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर मैं वैल्यूज बच्चों सब्स्टिट्यूट करता हूं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ थीटा? वेलोसिटी ऑफ थीटा इज -20 मीटर पर सेकेंड. एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ थीटा? सी हियर, वेलोसिटी ऑफ थीटा इज -10 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी -30 मीटर पर सेकेंड. What does it mean? It simply means velocity of theta observed by theta is -30. Now, -30 का मतलब बच्चों क्या होता है? I told you in the last class, minus only represents the change in directions. So what you can say in this particular case, theta is observer, theta is moving object. और उससे कितनी वेलोसिटी दिखाई देगी? 30 मीटर पर सेकेंड. माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी इज प्रेजेंट इन -x डायरेक्शन. दैट्स व्हाई दिस वेलोसिटी विल अपीयर टू बी 30 मीटर पर सेकेंड. अब बच्चों यहां से ध्यान देखो, वंस अगेन इंटरेस्टिंग फैक्ट. जब हम ओरिजिनल इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं और दोनों के मोशन को जब हम ऑब्जर्व करेंगे, तो सीता की वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है? 10 मीटर पर सेकेंड. गीता की वेलोसिटी बच्चों कितनी ऑब्जर्व हो रही है? 20 मीटर पर सेकेंड. बट इन दिस केस, अगर गीता अपनी ऑब्जर्वर है और वो सीता के मोशन को ऑब्जर्व करती है, तो सीता की वेलोसिटी कितनी ऑब्जर्व हो रही है? 30 मीटर पर सेकेंड. इन द सेम वे, वंस गीता फर्स्ट गर्ल इज सीता. वंस सीता इज स्टेशनरी and Gita is moving object. What is the velocity of Gita observed by Sita? Once again, 30 meter per second. So, what is the basic conclusion? The basic conclusion is, अर्थ की सरफेस से, या अगर हमारा ऑब्जर्वर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसे दोनों की वेलोसिटी कैसे दिखाई दे रही है? डिफरेंट. बट वंस दे लुक एट ईच अदर, वंस सी Sita sees Gita and Gita sees Sita. What is going on बच्चों? दोनों को एक दूसरे की वेलोसिटी कैसे दिखाई दे रही है? सेम. आई होप यू गॉट द लॉजिक. तो जो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दैट इज सेम. सो ए पार्ट डन, बी पार्ट इज डन. व्हाट इज सी पार्ट? कैलकुलेट आफ्टर व्हाट टाइम दे विल कोलाइड. चलो बच्चों, अब यहां पे ध्यान दो. बहुत ही सिंपल है, कई तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ए पार्ट में भी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं और बी पार्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं. सपोज करो, अगर मैं अर्थ से सेम क्वेश्चन को एनालाइज करूंगा, तो बच्चों व्हाट विल हैपन? सी हियर, दिस इज द लेवल ऑफ सीता एंड दिस इज द लेवल ऑफ गीता. दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. व्हाट विल हैपन? आफ्टर सम टाइम दे विल कोलाइड, ऑब्वियसली. सो अगर मेरा ऑब्जर्वर अर्थ के ऊपर है, लेट अस अज्यूम मिस्टर ए इज ऑब्जर्विंग बोथ ऑफ देम. अपने मिस्टर ए जो भाई साहब है, ये बेटा दोनों गर्ल्स के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं. क्या दिखाई देगा इन्हें? वंस आई टॉक अबाउट मिस्टर ए, इट सिंपली मीन्स ऑब्जर्वर, अ थर्ड ऑब्जर्वर इज देयर हु इज वॉचिंग द मोशन ऑफ सीता एज वेल एज गीता. ही विल ऑब्जर्व. After some time, both the girls will collide. I don't know how to draw the collision. So चलो यार कुछ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, समझ लेना तुम लोग. ये ऐसे ऐसे इनके बीच में लड़ाई होगी, ठीक है, एक दूसरे की आंख चलेगी, ठीक है. ओके, समथिंग लाइक दिस, ठीक है. कुछ इस तरीके से दोनों के बीच में बच्चों क्या हो गया? कोलिजन हो गया. तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं अर्थ से देखूंगा, तो लेट अस अज्यूम सीता आगे कितना जा चुकी है? x1. और गीता आगे बच्चों कितना जा चुकी है? ये s2. सेम क्वेश्चन. फर्दर आई कैन सॉल्व इट विथ 3 different methods. First method,
सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ कोलिजन। तो फर्स्ट मैं कहां से देख रहा हूं, मैं अर्थ की सरफेस से देख रहा हूं, और जब मैं अर्थ की सरफेस से ऑब्जर्व करूंगा तो व्हाट आई विल सी, सीता हैज ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस as well as Geeta has also traveled some distance and at a specific position दोनों के बीच में बच्चों हो जाता है कोलिजन। ठीक है, क्लियर है, सिंपल। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सीता कितनी हो गई तुम्हारी, x1 होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गीता कितनी हो गई तुम्हारी, x2 होगी। तो ये है x1 और ये है बच्चों x2। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन इज एब्सेंट, वेलोसिटी ऑफ सीता कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ गीता कांस्टेंट है, which means acceleration is zero, and acceleration is zero simply means motion is uniform, and once it is confirmed that motion is uniform, I can directly write down the formula for displacement. What will be that formula? That formula will be displacement equals to velocity into time. कहां पे पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने इसको स्टडी किया था, in which case uniform motion. So let's see here. Distance traveled by Sita is x1, distance traveled by Geeta is x2, and if I write down x1 plus x2, this must be equals to how much? What was the distance we have assumed? I hope that was 300 meters. Clear? बहुत ही सिंपल है रिलेटिव मोशन, बस जितना बता रहा हूं और जैसे जैसे बता रहा हूं उसको बच्चों फॉलो करते जाना। क्लियर? क्या हुआ, क्या कंडीशन मैंने अप्लाई की, x1 प्लस x2, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x1, displacement, recall the formula, equals to velocity into time. What is the velocity of Sita? The velocity of Sita is 10, and let us assume after t time, after how much time, t time, both the girls collide with each other. So see here, time taken by Sita to reach from this position up to this position is t, and in the same way time taken by Geeta to reach from this position to this position will also be t. So what will be the displacement of Sita? x1 will be equals to 10 into t plus what will be the displacement of Geeta? This will be 20 into t. This should be equals to 300 meters. So t comes out to be 300 divided by 30, and this comes out to be 10 seconds. So बच्चों ध्यान दो, कितनी देर के बाद दोनों के बीच में कोलिजन हो जाएगा? Your answer should be after t equals to 10 seconds, both the girls will collide with each other. Now try to understand, ये जो क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने सॉल्व किया, इसमें हम मोशन को कहां से एनालाइज कर रहे हैं? हम मोशन को एनालाइज कर रहे हैं अर्थ से। सपोज अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दूं, नाउ सी हियर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड। कई बार अपने को समझ में नहीं आता कि यार फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है। वंस अगेन लेट मी टेल यू, बेटा फिजिक्स को जितना ज्यादा पॉसिबल होगा उतने सिंपल वे में हम लेके चलेंगे, क्योंकि फिजिक्स को तुम लोग जितना सिंपल रखोगे तो थ्योरी उतनी ही अच्छे से तुम्हें अंडरस्टैंड होगी और उतना ही सिंपल वे में तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अगर तुमने इसे थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड किया, बिलीव मी, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, सिंस स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मैं बस यही ट्राई कर रहा हूं कि तुम लोग को बहुत कॉम्प्लिकेशन में ले जा करके एकदम सिंपल वे में चीजें समझा। फिर भी मेरे मुंह से निकल गया अभी, राइट नाउ आई हैव स्पोकन अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो व्हाट डज इट मीन? सिंपली थिंक अबाउट ऑब्जर्व। If I change the frame of reference, simply means if I change the observer. Frame of reference क्या है? That particular thing, that particular XYZ entity जहां से आप मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। So in simple words, once I say if we change the frame of reference, that simply means if I change the observer. ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इसमें बच्चों ऑब्जर्वर कौन था? इस केस में ऑब्जर्वर था अर्थ, और अर्थ पे कौन खड़ा था? मिस्टर ए। सो यू कैन से मिस्टर ए इज ऑब्जर्वर और अर्थ इज ऑब्जर्वर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट।
Now see what will happen if I change the observer. Means in next case, suppose if Sita is observing the motion or Geeta is observing the motion, our time will remain same or different. Let's find out what happens. Means अगर हम ऑब्जर्वर चेंज कर रहे हैं, यहां पर देखो बच्चों, दिस पर्टिकुलर केस, एक सिंपल केस लेते हैं, अभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा. सी हियर, अगर मैं ऑब्जर्वर चेंज करता हूं, सो इन दिस केस लेट अस assume Geeta is observer. Let us assume गीता क्या है बच्चों? अपनी ऑब्जर्वर. तो इफ गीता टर्न्स आउट टू बी ऑब्जर्वर, कुछ भी नया नहीं होने वाला, सारी चीजें सेम रहेंगी बच्चों, कोई भी चेंज नहीं होगा. गीता ऑब्जर्वर होने का मतलब क्या होगा? सीता इज द मूविंग ऑब्जेक्ट. और इन वाइस वर्सा, इफ आई से Geeta is observer, Sita is moving object, and if Sita is observer, that simply means Geeta is moving object. है ना बच्चों? ध्यान दो. तो अगर गीता अपनी ऑब्जर्वर हो गई, which means Sita in this case she will be the moving object. Try to understand. So what I will write down, if Sita is the moving object, so Sita comes first, Geeta comes second, and I will write down Vs minus Vg. Write down the value. What is the velocity of Sita? Velocity of Sita is 10 minus velocity of Geeta, that comes out to be minus 20, and it comes out to be 30 meters per second, which simply means बच्चों ध्यान दो, गीता ऑब्जर्वर है, जब वो सीता को अपनी तरफ मूव करते हुए देखेगी तो उसे कितनी वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी? 30 मीटर पर सेकेंड. सो इन दिस केस गीता इज स्टेशनरी, मींस इट्स वेलोसिटी इज 0, एंड सीता इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड. ये 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कौन ऑब्जर्व कर रहा है? गीता, बिकॉज गीता इज अवर ऑब्जर्वर. नाउ सी हियर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिलेटिव मोशन. अगर बच्चों मैं अर्थ से देखता हूं, तो जब मैं अर्थ से ऑब्जर्व करूंगा, सीता इज मूविंग एज वेल एज गीता इज मूविंग. बट जैसे मैंने गीता को ऑब्जर्वर बनाया, गीता की वेलोसिटी 0 हो गई एंड ओनली सीता इज मूविंग. ओके, और इनके बीच में बच्चों क्या होना है? कोलिजन. अब देखो, गीता मूव कर नहीं सकती और सीता रुक नहीं सकती, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगी. एंड यस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद दोनों में कोलिजन होगा? आंसर इज 300 मीटर्स. बिकॉज अगर दोनों गर्ल्स के बीच में कोलिजन होना है, देन सीता मस्ट बी एबल टू ट्रेवल 300 meters, which simply means for collision the displacement of Sita must be equals to 300 meters. What is the velocity? Velocity is 30 meter per second. Okay, no acceleration is present, which means motion is uniform. So what I will write down, displacement equals to velocity into time, or 300, velocity is 30 into t, and t comes out to be 10 seconds. Now see guys, what does it mean? It simply means time. Look at the word time. हमने ऑब्जर्वर चेंज किया. फर्स्ट वी सॉल्व द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, एंड इन सेकेंड केस जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो जो हमारी ऑब्जर्वर थी वो कौन थी? गीता. सी हियर, इफ वी चेंज द ऑब्जर्वर एज इन द फर्स्ट केस अर्थ was the observer, in second case Geeta was our observer, so I can come back to a single conclusion. And what is that conclusion? The conclusion is, if you change the observer, the value of time doesn't change. So we can say time is not a relative term for this type of motion. हमेशा ध्यान दें, क्या वेलोसिटी एक रिलेटिव टर्म है? आंसर इज यस.
यहां पे ध्यान दो, जब तुम अर्थ से देखते हो तो सीता की वेलोसिटी यू ऑब्जर्व 10 मीटर पर सेकेंड, बट वंस गीता ऑब्जर्व द मोशन ऑफ सीता इट अपीयर्स टू बी 30 मीटर पर सेकेंड. सो वंस यू चेंज द ऑब्जर्वर वेलोसिटी इज चेंजिंग. दैट्स व्हाई ऑलवेज रिमेंबर displacement, velocity, acceleration, work, all these physical parameters depends upon frame of reference. मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलूं या सिंपली बच्चों ये बोलूं कि ऑल दीज फिजिकल पैरामीटर्स डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट. Does time depend upon observer or frame of reference? Answer is no. Time is independent of frame of reference or observer. Okay, so I hope you understand this problem. Copy up to here and then we will proceed. कॉपी करो बच्चे इसको फटाफट, फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं. ओके, सो आई होप यहां तक तुम लोगों ने कॉपी कर लिया होगा. नाउ सी यार, अभी अभी हमने क्या सीखा? व्हाट आई टोल्ड यू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये सब के सब बच्चों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? रिलेटिव पैरामीटर्स के ऊपर. मींस दे डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर और दे डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कौन सा फैक्टर ऐसा होता है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर ऑब्जर्वर से इंडिपेंडेंट होता है? लेट मी टेल यू दैट पर्टिकुलर फैक्टर इज टाइम. अच्छा, इन द सेम वे, just like velocity, you can also write down these factors in terms of acceleration. कैसे लिखोगे बच्चों? Suppose if A, B, what does it mean? Acceleration of A with respect to B. और क्या कह सकता हूं मैं इसको? I can say A is moving object and B is observer. So if I want to expand it, I will write down acceleration of A minus acceleration of B. Clear? Okay. Now let's come back to another problem. See here. Okay. I hope बच्चों सीता और गीता का एग्जाम्पल तुम लोगों को समझ में आ गया. नहीं समझ में आया तो मुझे जरूर बताना इन कमेंट बॉक्स. और मैं ये मान के चल रहा हूं, आई एम एज्यूमिंग कि ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो दैट्स व्हाई व्हाट आई एम डूइंग, I am moving up to a little bit higher. कैसे? ध्यान दो, what is going on? See here. अब एक काम करते हैं बच्चों, यहां पे देखो दो कार्स हम लोग जूम कर लेते हैं. दिस इज कार A. Okay. And at some distance another car is present. ओके, ठीक है. अब ये तो पता नहीं कौन सी कार है. आई होप यू लाइक देम, बट ठीक है, कोई बात नहीं. दिस इज कार ए एंड दिस वन इज कार बी. चलो बच्चों, सी हियर, लेट्स ड्रॉ द टायर्स आल्सो. ओके, ठीक है बच्चों. अब यहां पे देखो क्या हो रहा है. क्वेश्चन इज लाइक दिस, द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स इज गिवन एज 100 मीटर्स. ओके जी, ठीक है. एंड द फर्स्ट कार इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड द कार ए इट्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. फिर से क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे. वी हैव टू कार्स, कार ए एज वेल एज कार बी. The first car B is moving with initial velocity 2 meter per second and acceleration 1 meter per second square. What does it mean? It simply means after some time the velocity of car B will continuously increase and car A has constant velocity, so its velocity will not change. Suppose initially if it moves with velocity 100 meter per second, throughout the time it will continue to move with velocity 100 meter per second. And then what is the question? The question is like this. Calculate, see here, A part, calculate
after what time they will catch each other. या एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं. लेट्स चेंज इट. कैलकुलेट U minimum so that car A is able to catch car B. ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक है. मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज सिमिलर. आपने रियल लाइफ में क्या बच्चों सेम सिचुएशन देखी है? बिल्कुल. सपोज यू आर ट्राइंग टू कैच अ बस और बस तुम्हारी बस स्टैंड पे खड़ी है. यू सी सडनली बस स्टार्ट्स मूविंग. व्हाई? क्योंकि ड्राइवर जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है बस को. वो एक्सेलरेटर लेते ही बस की स्पीड बढ़ने लगती है. एंड व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू डिसाइड लेट मी रन सो दैट आई कैन कैच द बस. द सेम थिंग इज गोइंग ऑन हियर. See, this car is moving. और जो पीछे वाली कार है, अगर इसको कैच करना है तो जो कार पीछे की तरफ है, it must have some certain values of velocity so that it is able to catch the car B. In the same way, you have to calculate the minimum velocity required by car A so that it is able to catch car B. Second part would be calculate the distance traveled by both the cars. चलो बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया? देखो ध्यान से. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ द कार्स. व्हाट डज इट मीन? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहां पे ध्यान दो. पीछे वाली जो कार है वो आगे जाकर के इसको कैच करती है. Obviously, suppose after 10 minutes, car A moves in forward direction and catches car B. What will happen? Car B कुछ डिस्टेंस आगे जा चुकी होगी. Similarly, car A भी कुछ डिस्टेंस आगे जा चुकी होगी. तो what is the usual displacement of car B as well as car A that we are supposed to calculate? And how to calculate? How to calculate this one? That's I'm not going to tell you in this class. Now this is your whole assignment. Try to solve it and let me know whether you have solved it or not in comment box. Till then, that's all for today. And we will solve this question in next class. Hope all of you are doing fine. Till then, bye bye. Take care.